हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 127 पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम सोनेट चालू करें, विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था और इनका जो डेथ था वो 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। एक बात मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, क्लियर कर देना चाहूँगा कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कहीं कहीं इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल भी लिखा रहता है। ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ विकिपीडिया जो एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, अक्सर हम लोग कुछ सर्च करना रहता है तो विकिपीडिया के पास जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही जाना माना स्रोत है, इंसाइक्लोपीडिया है, आप ज़रूर जानते होंगे, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो उसमें जो है वो 23 अप्रैल न दे करके वो क्या दिया है, 26 अप्रैल दिया है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत है, तो उसको हम लोग प्रमाणिक मान करके चलेंगे, ठीक है। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे, ग्लो मेकर थे। और आइए अब सीधे हम आते हैं सोनेट पर। जैसा कि मैं इनके बारे में बता चुका हूँ कि ये 154 सोनेट लिखे हैं। टोटल कितने सोनेट लिखे हैं, 154, जिसको हम अगर ऐसे सजाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 से लेकर के 126 तक, फिर 127 से लेकर के 154 तक, सॉरी 52 तक, और 153 एंड 154, ऐसे इसको सीक्वेंस किया जाता है। तो ये जो पहला है, फर्स्ट से लेकर के 126 तक, वो किसको संबोधित है, WH को संबोधित है। WH के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस सोनेट में बता चुका हूँ कि WH जो थे वो भी एक मैंने गेस ही किया गया है, एग्जैक्ट कोई नहीं जान पाया है कि ये कौन थे, लेकिन गेस किया गया है कि ये विलियम हर्वर्ड थे या रियोत्सले थे। मैंने दोनों में से एक थे अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे और एक थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। तो इनके बारे में ऐसा माना जाता है। और दूसरा जो सीक्वेंस है 127 से लेकर के 152 तक, ये डार्क लेडी सीक्वेंस कहा जाता है। यह एक डार्क लेडी को संबोधित है। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि डार्क लेडी वह कौन थी, वो कौन सी थी डार्क लेडी, ठीक है, उसको देखेंगे। और ये 153 और 54 जो है ये क्यूपिड को डेडिकेटेड है, एड्रेस्ड है। क्यूपिड जो कि एक लव गॉड थे, ठीक ना। ऐसे किसी किसी पुस्तक में हम देखते हैं तो वहाँ सीधे लिख देता है कि 127 से 154 तक डार्क लेडी को समर्पित है, लेकिन ज़्यादा विद्वान इसको मानते हैं, ठीक है। अब वो डार्क लेडी कौन थी, तो आइए देखते हैं कि वह डार्क लेडी कौन थी, उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो डार्क लेडी को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपिनियन है। देखिए, कह रहा है कि जॉर्ज चामर्स जो थे 1797 में वो कहे थे कि वो डार्क लेडी और कोई नहीं बल्कि क्वीन एलिजाबेथ ही थी। लेकिन इस ओपिनियन को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। सैमुअल नील 1861 में इन्होंने कहा था कि एनी हैथवे ही जो थी वो डार्क लेडी थी, ठीक ना। और आगे चल करके 1932 में E.I. फ्रिप जो थे वो उन्होंने कहा था कि डार्क लेडी एज अ मल्टीपल वीमेन फ्रॉम टैवर्न्स एंड ड्राइंग रूम्स। यानी इनका कहना था कि डार्क लेडी कोई एक लेडी नहीं थी बल्कि बहुत सारी लेडीज थी, कोई एक नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, जिसको विद्वान ज़्यादा मानते हैं, वो है मैरी फीटन का, और दूसरे नंबर पर आता है एलिजाबेथ वर्नन का। अब प्रश्न उठता है कि मैरी फीटन कौन थी,
तो मैरी फिटन जो थी वो एलिजाबेथ द फर्स्ट जो रानी थी शेक्सपियर के समय में, उन्हीं के दरबार में ये थी क्या कहते हैं, मेड ऑफ ऑनर। क्या थी? मेड ऑफ ऑनर टू क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। तो मैरी फिटन कौन थी? मेड ऑफ ऑनर टू द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जो डार्क लेडी थी वो एलिजाबेथ वर्नन थी। और ये कौन थी एलिजाबेथ वर्नन? ये लेडी इन वेटिंग थी रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के दरबार में। मतलब ये दोनों जो महिलाएं थी, ये दोनों की दोनों एलिजाबेथ जो रानी थी उनकी दरबार में ही थी। एक लेडी इन वेटिंग के पद पर थी और ये एक जो थी वो मेड ऑफ ऑनर, सॉरी हाँ मेड ऑफ ऑनर थी। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भाई चूंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ WH के बारे में, एक अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे, एक अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। उन लोगों का नाम इन दोनों से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? तो हम देखते हैं कि इस मैरी फिटन का जो संबंध था, खराब संबंध जो था, वो अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक के साथ था। ठीक ना, मतलब उसकी वो पत्नी नहीं थी लेकिन उसके साथ संबंध था, नाजायज संबंध था। और उस नाजायज संबंध के चलते एक बच्चा भी जन्म लिया 1601 में। हुआ कि भाई तब आप उससे शादी कर लीजिए। शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए तो रानी एलिजाबेथ ने उनको थोड़े समय के लिए जेल में भी डाल दी। ठीक है। ठीक उसी तरह की स्थिति यहाँ एलिजाबेथ वर्नन के साथ भी होता है। इनका जो संबंध था वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के साथ था। ठीक ना। और यद्यपि शादी किए, लेकिन शादी किए यहाँ आप डेट देख सकते हैं कि मई 1598 में ये शादी करते हैं और नवंबर 1598 में बेटी भी हो जाती है एलिजाबेथ वर्नन से। मतलब 6 महीना 6.5 महीना के ही अंतराल पर बच्ची हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि पहले से अफेयर था। तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि डार्क लेडी और कोई नहीं, मैरी फिटन और एलिजाबेथ वर्नन ही है। चलिए ठीक है, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। सीधे आते हैं हम सोनेट पर आते हैं। सोनेट 127, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं। वह नाम क्या है? तो वह नाम और कोई नहीं बल्कि इस सोनेट का ही जो स्टार्टिंग लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, इन द ओल्ड एज ब्लैक वाज नॉट काउंटेड फेयर, इस नाम से भी इस सोनेट को जानते हैं। एक बात और मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि शेक्सपियर का जो ज़माना था वो 16th सेंचुरी था और उस समय का जो वोकेबुलरी थी, जो स्पेलिंग हुआ करता था शब्दों का, थोड़ा बहुत आज से अलग था। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चौसर वाला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उसका शेक्सपियर का ओरिजिनल वर्जन है, जिस तरह से शेक्सपियर ने लिखा था। आप देख सकते हैं ओल्ड का स्पेलिंग, ब्लैक का स्पेलिंग, फेयर का स्पेलिंग, ठीक ना। इस तरह से कुछ और भी आपको एयर का स्पेलिंग थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। पढ़ने के दौरान हम लोग को दोनों देख लेना चाहिए, ठीक ना। तो आइए, तो जो फर्स्ट अस्टांजा है, जो फर्स्ट अस्टांजा है उसमें कवि अर्थात विलियम शेक्सपियर चर्चा करते हैं कि एक समय था, अर्थात प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में, यद्यपि हम लोग पढ़ रहे हैं इसको 21वीं शताब्दी में और विलियम शेक्सपियर ने लिखा था इसको 16वीं शताब्दी में। तो ऐसे ही 4 शताब्दी का अंतर है। लेकिन शेक्सपियर अपने समय अर्थात 16th सेंचुरी में लिखते हैं, एलिजाबेथन पीरियड में लिखते हैं कि प्राचीन समय में ओल्ड क्या कहते हैं, ब्लैक को फेयर नहीं काउंट किया जाता था। जो लोग काले होते थे, काले बाल वाले होते थे, काले चमड़ा वाले होते थे, काले आँख वाले होते थे, उनको फेयर नहीं समझा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सांवले को भी, काले को भी सुंदर माना जाता है, फेयर काउंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टांजा में इस बात की चर्चा हो रही है। जो सेकेंड स्टांजा है उसमें विलियम शेक्सपियर कॉस्मेटिक्स पर चर्चा करते हैं, कॉस्मेटिक्स की चर्चा करते हैं, उन औरतों की चर्चा करते हैं जो कि खूबसूरत तो नहीं है, सुंदर तो नहीं है, लेकिन अपने को सुंदर
दिखने के लिए, अपने को गोरी दिखने के लिए कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टांजा है उसमें वो अपने मिस्ट्रेस की चर्चा करती हैं, वो जो डार्क लेडी हैं उनकी चर्चा करती हैं। पहली बार डार्क लेडी इसमें यहाँ चर्चा में आती है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले बताया कि 127 से लेके 152 तक जो है वो डार्क लेडी को संबोधित है। तो इसका मतलब है कि सोनेट 127वां जो है डार्क लेडी सीक्वेंस का ये फर्स्ट सोनेट है। ठीक है, यानी यहाँ पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ मिस्ट्रेस की चर्चा करते हुए। तो पहला जो है कवि कह रहा है कि इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, और इफ इट वर इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम। प्राचीन काल में ब्लैक को फेयर नहीं माना जाता था, काउंट नहीं किया जाता था फेयर के रूप में। देखिए, फेयर का अर्थ यहाँ दो है। फेयर का अर्थ यहाँ एक तो सुंदरता से है, आउटर जो बाहरी सुंदरता है वो, और दूसरा है कि फेयर का मतलब ऑनेस्ट, अच्छा कैरेक्टर वाला भी होता है। एक बात मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि शेक्सपियर के ज़माने में, अर्थात जो रेनेसा पीरियड है, उसमें सुंदर किसको माना जाता था? एक मन इस तरह की बात थी समाज में, मनुष्य के दिमाग में, कि जो गोरा है वो अच्छा है, जो गोरा है वो कैरेक्टर से भी अच्छा है, वो नोबल है, प्योर है और ब्यूटीफुल है। और जो ब्लैक है, जो डार्क स्किन्ड है, वो सुंदर नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। इस तरह का माना जाता है, तो माना जाता था। तो जब क्या होता है कि समाज में इस तरह की बात जब रहे तो कौन अच्छा नहीं होना चाहेगा। और उस समय विज्ञान में थोड़ा बहुत माने चेंजेस हो गया था, इतना विज्ञान एडवांस हो गया था कि तमाम तरह के लेड बेस्ड क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स आ गए थे। तो तमाम महिलाएं जो सुंदर नहीं थी, गोरी नहीं थी, सुंदर नहीं थी मतलब जो गोरी नहीं थी, वो अपने को गोरी दिखने के लिए तमाम तरह के कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती थी, तमाम तरह का। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि काउंटेड फेयर, बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटी इज सक्सेस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कभी कह रहा है कि अब जो है जो ब्लैक ब्यूटी है अब वो भी सुंदरता की अधिकारी नहीं हो गई है। मतलब कि अब जो ब्लैक है वह औरत जो काली है लेकिन सुंदर है, आँख नाक ये सब सुंदर है, तो उसको भी क्या माना जाता है? सुंदर माना जाता है, उसको ब्लैक ब्यूटी माना जाता है। एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद अ बास्टर्ड सेम। और आगे कभी कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल जो यूज करके, आर्टिफिशियल थिंग यूज करके जो काली महिलाएं गोरी दिखती हैं, वो क्या करती हैं? वो ब्यूटी को एक तरह से कहिए कि जो रियल ब्यूटी को वो बदनाम कर देती है, उसको एक तरह से वो बास्टर्ड टाइप का होता है। जैसे कि एक इलीगल बच्चा होता है, नाजायज संतान जैसे इज्जत नहीं पाता है, उसी तरह से जो उस तरह का क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स यूज करने वाली जो महिलाएं हैं उस तरह का मानी जाती हैं। फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पावर। अब देखिए सेकेंड स्टांजा में कभी किसकी चर्चा कर रहा है? कॉस्मेटिक्स की बात कर रहा है। यहाँ चर्चा कर रहा था कि ब्लैक को कैसे अब ब्यूटीफुल माना जा रहा है। मतलब कंसेप्ट ऑफ जो ब्यूटी है अब वो चेंज हो गया है। फर्स्ट स्टांजा में क्या चीज चर्चा कर रहा है कि कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी जो है वो चेंज हो गया है। दूसरे में कॉस्मेटिक्स की बात अब कर रहा है कि फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पावर, fearing the foul with art's false borrowed face, sweet beauties hath no name, no holy bower, but is profaned if not love। अब देख रहे हैं कि जब कॉस्मेटिक्स आ गया तो महिलाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं? नेचर का जो पावर है, नेचर का पावर का मतलब क्या? किसको गोरा बनाना है, किसको काला बनाना है, ये सब तो नेचर के हाथ में है। लेकिन अब महिलाएं ये जो नेचर्स पावर है, प्रकृति की जो ताकत है, उसको अपने हैंड में ले ली है। कहाँ ले ली है? अपने हैंड में ले ली है, अपने हाथ में ले ली है। और जो फाउल है, जो गंदा है, उसको भी वो क्या कर रही है? फेयर बना रही है। जो कुरूप है, जो खराब चीज है, उसको भी सुंदर बना दे रही है। ठीक ना? और अब
कह रहा है कि स्वीट ब्यूटी हैज नो नेम नो होली बावर। कह रहे कि जो रियल ब्यूटी है उसका अब कोई नाम नहीं रह गया है, ना उसका कोई असली ठिकाना रह गया है। बावर मीन्स जगह, प्लेस। बट इज प्रोफेंड इफ नॉट लिव्स इन डिस्ग्रेस। Therefore my mistress eyes are raven black, her eyes so suited and the mourners seem। आगे जो थर्ड स्टांजा चालू हो रहा है, सेकेंड स्टांजा में हम देख रहे हैं कि जो पोएट है, जो विलियम शेक्सपियर हैं, वो कॉस्मेटिक्स को कैसे यूज करके खराब जो चीज़ है, कुरूप चीज़ को भी सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे सुंदर तो हो नहीं जाता है, लेकिन सुंदर केवल देखने में होता है। तो कभी कोई ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रहा है। सेकेंड स्टांजा में जो क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स का जो यूज है महिलाएं कर रही हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी चाहता है कि जो रियल है वो वैसा दिखना चाहिए। आगे तीसरा स्टांजा में कभी कह रहा है, अपने मिस्ट्रेस की चर्चा कर रहा है। ये जो तीसरा स्टांजा का फर्स्ट लाइन अर्थात 9वां जो लाइन है वो है, देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आइज आर रेवन ब्लैक। रेवन मीन्स होता है कौवा। कौवा भी दो तरह का होता है, एक थोड़ा कम काला होता है और एक बिल्कुल चमकीला होता है। क्रो होता है, एक रेवन होता है। रेवन बिल्कुल चमकीला जो कौवा होता है। तो मिस्ट्रेस की जो आंखें हैं कैसी हैं, रेवन ब्लैक है, बिल्कुल उस काले कौवा जैसा है। हर आई सो सूटेड एंड दे मॉर्नर सेम एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक। करे कि उसकी आंखें बिल्कुल रेवन ब्लैक हैं और इतनी उसकी आंखें सुंदर दिखती हैं, सूट करती हैं उसमें कि उसको मतलब वैसे लोगों को देख करके वो उसके आँख में क्या कहते हैं, उस तरह का भाव आता है, दुख का, पीड़ा का भाव आता है, जो कि फेयर नहीं पैदा हुए हैं। और वो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स यूज करके वो अपने को सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। स्लैंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स स्टीम। और वो क्या करते हैं, स्लैंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स, झूठे शान शौकत के लिए अपने आप को किसी भी तरह से सुंदर दिखना चाहते हैं। येट सो दे मॉर्न बिकमिंग ऑफ देयर ऊ दैट एवरी टंग सेज ब्यूटी शुड लुक सो। लास्ट जो कपलेट है, 2 लाइन अर्थात कपलेट जो है, उसमें कह रहा है कि जो मेरी बिलबेड है, मेरी जो मिस्ट्रेस है, उसकी आँखों में जो क्या कहते हैं, जो वो देख करके मतलब कष्ट देख करके ऐसा लगता है उसके आँख को देख करके कि लोग कहते हैं कि उसके आँख में जो पीड़ा है, थोड़ा कष्ट जैसा दिख रहा है। तो भाई वो तो काली है, और काली औरत भी जब ऐसी सुंदर दिख सकती है तब तो सुंदरता को तो ऐसा ही होना चाहिए। प्रत्येक आदमी कहता है, क्या कहता है, ब्यूटी शुड लुक सो, सुंदरता तो ऐसी ही होनी चाहिए। तो ठीक है, आज का यह सोनेट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।